जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शौर्य क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट सेमेस्टर का। विषय का नाम है इतिहास, हिस्ट्री। इससे पहले हमारी एक और वीडियो आ चुकी है जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। उसका नाम था इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है, अर्थात हमें इतिहास की जानकारी किन किन से प्राप्त होती है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास क्या है और इतिहास को किस प्रकार से पढ़ा जाता है और इतिहास को किस प्रकार से समझा जाता है। अक्सर देखा गया है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिला है, तो आपके क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में से एक ये क्वेश्चन होने वाला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पूरी बुक के हम 6 से 8 क्वेश्चन लेके आने वाले हैं जिसमें पूरी बुक समाप्त हो जाएगी। जी हाँ, इससे पहले एक और वीडियो आ चुकी है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं इतिहास। हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि इतिहास क्या होता है, इतिहास को कैसे पढ़ना चाहिए। आज मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ। इतिहास, जिसको हम हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, जिसका अगर हम अर्थ निकालते हैं तो इति प्लस हा प्लस सा हास, तो इति प्लस हा प्लस आस, इसका अर्थ होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ होगा। इतिहास वो होता है जो कि बीत चुका होता है, अर्थात जब इतिहासकार किसी भी घटना को देखते हैं या उस घटना के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो वो अपना अनुमान लगाते हैं। उन घटनाओं से मिले जो अवशेष हैं, जो उन घटनाओं के टाइम पे जो लिखित पुस्तकें हैं, अवशेष हैं, तो उसके द्वारा इतिहासकार ऐसा अपना अनुमान लगाते हैं कि भाई इतिहास में ऐसा निश्चित रूप से हुआ होगा। तो आइए अब हम बात करते हैं कि इतिहास की। इतिहास में कुछ समय पीरियड इतिहासकारों ने इतिहास को समझने के लिए कुछ टाइम पीरियड में बांट दिया है। जैसे उदाहरण के लिए, जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है और जब वो एडल्ट होता है, जब वो पूरा मैच्योर हो जाता है या जब वो पूरा बूढ़ा हो जाता है, तो उसके समय पीरियड को अलग अलग कालक्रम में विभाजित कर दिया जाता है। जी हाँ, जैसे भ्रूण अवस्था होगी, जैसे बाल अवस्था होगी, जैसे किशोर अवस्था होगी, या है ना। तो जैसे एक मानव के समय चक्र को हमने कुछ अवस्थाओं में बांट दिया, भाई 0 से 2 साल तक का बच्चा में क्या चेंजेस होता है, फिर 2 से 8 साल तक के बच्चे में क्या चेंजेस होता है, फिर 8 से 16 साल तक के बच्चे में क्या चेंजेस होता है, फिर 16 से 25 साल में क्या चेंज होता है, और फिर उसके बाद जिस प्रकार से हमने एक मानव के जीवन को उसके चेंजेस के अनुसार कुछ खंडों में बांट दिया, इसी प्रकार से इतिहास को समझा जा सकता है कि इतिहास को समझने में ये चेंज काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्री हिस्ट्री की, जिसको प्रागैतिहासिक काल के नाम से भी जानते हैं। प्री हिस्ट्री के अगर हम जनक की बात करें तो रॉबर्ट ब्रूस फूट, जी हाँ, रॉबर्ट ब्रूस फूट को ही भारत में प्री हिस्ट्री जनक का संस्थापक कहा जाता है। अब भाई ये प्री हिस्ट्री क्या होता है? प्री हिस्ट्री को 3 काल खंडों में विभाजित किया गया है। पैलियोथिक पीरियड या फिर पैलियोथिक एज, दूसरा है मेसोलिथिक एज, तीसरा है नियोलिथिक एज। जी हाँ, इसको हमने 3 काल खंडों में बांट दिया। सबसे पहला कालखंड है पूर्व पाषाण काल। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। जी हाँ, पहला कालखंड है पूर्व पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। अगर हम पूर्व पाषाण काल की बात करते हैं तो इसका जो समय है इतिहासकारों के अनुसार इसका समय 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक बताया गया है। जी हाँ, अगर हम मध्य पाषाण काल की बात करते हैं तो 8,000 से 4,000 ईसा पूर्व के बीच इसका कालक्रम रखा गया है। और अगर हम नव पाषाण काल की बात करते हैं तो 8,000 से 1,000 ईसा पूर्व के समय इसको रखा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैया आपने ये तो बता दिया कि पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, परंतु ये होता क्या है? पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। जो आदि मानव थे, जब जब आदि मानव से इंसान के रूप में कन्वर्ट होना शुरू हो गया था, तो उस टाइम आदि मानव ने अपने जो शिकार किए थे वो पाषाण के द्वारा किए थे। अर्थात उस टाइम पे कोई हथियार तो नहीं होता था, तो वो
पत्थरों का इस्तेमाल करके अपना शिकार को करते थे। तो जब पूर्व पाषाण काल का जो समय पीरियड इतिहासकारों ने निर्धारित करा है वो उनके औजारों को देख के ही किया गया है, जो कि 25 लाख साल से लेके 10,000 साल के बीच में इस काल को रखा गया है। पूर्व पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और उत्तर पूर्व पाषाण काल। इसको 3 भागों में बांटने का मेन उद्देश्य यह था क्योंकि पूर्व पाषाण काल, ये जो पूर्व पाषाण काल है, ये काफ़ी बहुत पुराना और काफ़ी लंबा समय था। इतना लंबा समय था कि इसको एक काल में रखना इतिहासकारों के लिए चुनौती हो गया था। इसलिए उन्होंने पूर्व पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया: पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और उत्तर पूर्व पाषाण काल। इस काल में इतना ज़्यादा अधिक समय होने के बावजूद इसको 3 खंडों में इसलिए बांटा गया ताकि 3 खंडों में जो औजार मिले हैं, भाई जैसे सपोज उदाहरण के लिए अभी हम बात करते हैं, अभी आप एक कोई फ़ोन यूज़ कर रहे हो, अब आने वाले 10 साल बाद जो आप दूसरा फ़ोन यूज़ करोगे या फिर 5 साल बाद जो आने वाले फ्यूचर में जो आप फ़ोन यूज़ करोगे, तो उस फ़ोन के फीचर्स आपके अभी के फ़ोन के फीचर्स से अच्छे होएंगे या ख़राब होएंगे? क्या आने वाला जो फ़ोन आपके पास होगा वो आज के फ़ोन के मुकाबले में अच्छा होगा या ख़राब होगा? इट मीन्स अच्छा ही होगा, क्योंकि वो आने वाला जो फ़ोन होगा वो उसमें फ़ीचर्स अच्छे होएगी, कैमरा क्वालिटी अच्छी होएगी, स्टोरेज अच्छा होएगा और परफॉर्मेंस भी अच्छी होएगी। अर्थात समय के साथ साथ आपके फ़ोन में ने नई नई ऊंचाइयों को छू लिया होगा। तो उसी प्रकार से जब आदि मानव के काल से आदि मानव ने जैसे जैसे अपने अंदर चेंजेस करना शुरू करा, तो उन्होंने प्राकृतिक से चीज़ों को अपना के अपने औजारों में कन्वर्ट करना शुरू करा। अर्थात अब उनके जो औजार थे वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा अपडेटेड होने शुरू हो गए। तो उन्हीं औजारों के द्वारा उन्हीं औजारों को अलग अलग कैटेगरीज में इतिहासकारों ने रख दिया। जो सबसे पुराने औजार थे उनको पूर्व पाषाण काल में रख दिया, इससे थोड़े अच्छे औजारों को मध्य पूर्व पाषाण कालों में, और जो सबसे लेटेस्ट औजार थे उनको उत्तर पूर्व पाषाण कालों में। अर्थात इतिहासकारों ने औजारों के और अवशेषों के आधार पे पूर्व पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया गया। शायद अब ये आपको समझ में आ गया है। जो सबसे पुराने औजार थे वो 25 लाख वर्ष से लेके 1 लाख वर्ष तक का जो समय था वो पूर्व पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। अगर हम मध्य पाषाण काल की बात करते हैं, मध्य पूर्व पाषाण काल की बात करते हैं, तो इसका समय पीरियड 1 लाख से लेके 40,000 साल के बीच का था। अगर हम उत्तर पूर्व पाषाण काल की बात करते हैं तो इसका 40,000 से लेके 10,000 वर्ष तक था। इस काल में जो आदि मानव थे इनका मेन मुख्य कार्य क्या था? शिकार और खाद्य संग्रह। उस टाइम पे जो आदि मानव थे, जो पूर्वज थे हमारे, वो क्या करते थे भाई? वो एक जगह पे रहते तो नहीं थे, अर्थात वो शिकार करते, अपना भरण पोषण करते और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पे घूमते रहते, क्योंकि ये समय काफ़ी बड़ा समय था। और जो मानव की जो सभ्यता का जो शुरुआत हुई है, या जो मानव जो समय हुआ है, उनमें बहुत ज़्यादा समय तो हमारे मानवों ने जंगलों में व्यतीत करा है। अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। अब शायद आपको पूर्व पाषाण काल समझ में आ गया, जिसको पैलियोथिक पीरियड के नाम से जानते हैं, जिसका पूर्व पाषाण काल 25 लाख से लेकर 10,000 वर्ष के आसपास है। इसको 3 भागों में बांटा गया है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, उत्तर पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल 25 लाख से लेके 1 लाख तक, फिर 1 लाख से 40,000 तक, फिर 40,000 से 10,000 काल का। इसमें जो आदि मानवों में जो चेंज आए उनके औजारों में, उसको मद्देनजर रखते हुए इनको 3 भागों में बांट दिया। भाई जब आप छोटे थे आपके पास जो फ़ोन था वो थोड़ा ऐसा ही था, फिर आप थोड़े बड़े हुए तो आपके पास जो फ़ोन था जब छोटे थे उससे अच्छा फ़ोन आ गया। अगर हम बात करते हैं अब आपके पास और अच्छा फ़ोन है। अर्थात औजारों को देखते हुए इतिहासकारों ने पूर्व पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, इस काल में जो मानव होते थे, जो आदि मानव होते थे, वो बेसिकली शिकार करते थे और खाद्य संग्रह का अर्थ होता है भाई शिकार करके कुछ शिकार का जो मांस वास होता था वो अपने पास रख लेते थे, ताकि वो मांस वो मतलब आने वाले
तीनों में उसका उपयोग कर सके। अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल क्या होता है भाई? मध्य पाषाण काल का जो समय पीरियड इतिहासकारों ने रखा है वो 8000 से लेके 4000 ईसा पूर्व तक, अर्थात 8000 ईसा पूर्व से लेके 4000 ईसा पूर्व के बीच में रखा है, जिसको मेसोलिथिक एज की या फिर मेसोलिथिक पीरियड के नाम से जानते हैं। इस काल में आदि मानव ने शिकार तो करना शुरू करा है, अर्थात शिकार तो पहले से ही करते थे। इस काल में आदि मानवों ने क्या करा? पशुपालन युग भी शुरू कर दिया। अर्थात इस काल में आदि मानव को जब ये फील हुआ कि भाई जो हम शिकार करते हैं इनमें से कुछ ऐसे जीव जंतु ऐसे हैं जिसको हम पशुपालन के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, इनका दूध भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खाद्य पदार्थों में, अर्थात इनको हम पाल भी सकते हैं। तो इस काल को हम शिकार एवं पशुपालन युग के नाम से जानते हैं, जो कि मध्यकालीन युग है। अगर हम बात करते हैं नवपाषाण काल की, नवपाषाण काल जिसको नियोलिथिक एज या नियोलिथिक पीरियड के नाम से जानता है, इसमें बेसिकली इस काल का जो निर्धारण है वो 8000 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच में रखा गया है। इस काल को अनुत्पादक युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भाई सबसे पहले आदि मानव ने शिकार करना शुरू करा, उसके बाद काफ़ी सालों बाद उन्होंने पशुपालन करना शुरू करा। जब शिकार और पशुपालन हो गया तब आदि मानव को ऐसा लगा कि भाई अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि शिकार के ऊपर हमें डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब जो जानवरों की संख्या वो काफ़ी कम होती जा रही थी और पॉपुलेशन अब बढ़ती जा रही थी। तो इसीलिए उन्होंने उसका एक विकल्प को खोजने की कोशिश करी, जो कि अन्न उत्पादन अर्थात खेती करना शुरू कर दिया। खेती करना जब शुरू करा तो इसको इतिहासकारों ने एक अलग से युग में, एक अलग से काल में मतलब विभाजित कर दिया। जब खेती होनी शुरू हुई तो इसको नवपाषाण काल या नवपाषाण युग के नाम से जानना शुरू कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नया है तो चैनल पे कमेंट करें। आप लाइक करो मत करो, सब्सक्राइब करो मत करो, लेकिन यार कमेंट कर दो, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास की। जी हाँ, प्राचीन भारत के इतिहास की। अगर इतिहास की बात करें तो प्राचीन भारत के इतिहास को 3 भागों में डिवाइडेड किया गया है: प्राक इतिहास, अर्ध इतिहास और ऐतिहासिक काल। भैया अब ये प्राग इतिहास क्या है, जो अभी मैंने बताया कि प्री हिस्ट्री, अर्ध इतिहास क्या है, प्रोटो हिस्ट्री, और ऐतिहासिक काल क्या है, जो हिस्ट्री होती है। अगर हम प्राग इतिहास की बात करें, मतलब जो कि आदि मानव के समय का काल था, भाई प्राग इतिहास या फिर जिसको प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं, जिसको प्री हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, वो एक ऐसा काल था कि जब आदि मानव थे। इस काल की जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है? भाई सिंपल सी बात है, अगर हमें इतिहास को जानना है तो इतिहास में जानने के लिए हमारे पास कुछ एविडेंस होने चाहिए, कुछ सोर्सेज होने चाहिए, तभी हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होएगी। अगर कोई फलाना व्यक्ति इतिहास में था तो उसकी कोई आईडी होनी चाहिए, कोई आईडी प्रूफ होना चाहिए, उसके कुछ अवशेष होने चाहिए। जैसे सिंपल सी बात है, अभी जो श्रद्धा मर्डर जो अभी एक केस हुआ था, उसमें जब तक पुलिस वालों को उसके एविडेंस नहीं मिले थे, उसके कंकाल नहीं मिले थे, उसके अवशेष नहीं मिले थे, तब तक कोर्ट में ये साबित करना इजी नहीं था कि जो एक्सपायर हुई है वो श्रद्धा ही थी। तो इसीलिए इतिहासकार जब भी किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं इतिहास का, तो उसके एविडेंस, उसके साक्ष्य होना काफ़ी ज़रूरी है। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि भाई कोई चीज़ प्राग इतिहास की थी या अर्ध इतिहास की थी या ऐतिहासिक काल की थी? ये हम सब जानते हैं उनके एविडेंस के, उनके साक्ष्य के आधार पे। अगर हम प्राग इतिहास या फिर प्री हिस्ट्री की बात करते हैं तो उस टाइम के साक्ष्य तो हमारे पास हैं। भाई साक्ष्य मतलब उस टाइम के एविडेंस तो हैं, जैसे पाषाण के रूप में हो गए, हड्डियों के रूप में हो गए, औजारों के रूप में हो गए। वो साक्ष्य तो हमें मिले हैं, परंतु वो साक्ष्य लिखित नहीं है, क्योंकि आदि मानव को लिखना नहीं आता था। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो प्री हिस्ट्री का काल था वो इतना बड़ा काल था कि इन आदि मानव को लिखना नहीं आता था। तो जब उनको लिखना नहीं आएगा तो सिर्फ हमें ऐतिहासिक काल जो प्री हिस्ट्री है उसमें सिर्फ हमें साक्ष्य मिले, परंतु कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। तो ऐसे साक्ष्य जो कि पुरातात्विक साक्ष्य हैं, एविडेंस है, परंतु वो लिखित रूप में नहीं है, तो इस वाले साक्ष्य, इस वाले प्रूफ को हम प्री हिस्ट्री में रखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अर्ध इतिहास, जिसको प्रोटो हिस्ट्री के नाम से जानते हैं।
भाई एविडेंस तो मिले हुए हैं, यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले हुए हैं, एविडेंस मिले हुए हैं, प्रूफ मिले हुए हैं और वो लिखित रूप में भी हैं, परंतु अभी तक उसे पढ़ा नहीं जा सका। अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता में के जो हमें साक्ष्य तो मिले हैं, वहाँ से मोहरे मिले हैं, वहाँ से भवन निर्माण की कला भी मिले हैं, वहाँ से जल निकास योजना के साक्ष्य भी मिले हैं, हमें हड़प्पा सभ्यता के प्रूफ तो मिले हैं, लेकिन अभी तक जो वहाँ पे लिखित जो एविडेंस थे अभी तक वो पढ़ी नहीं जा सकी। तो ऐसी जो चीज़ें होती है जिनके प्रूफ मिले हैं और वहाँ पे लिखित रूप से भी मिला है परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका, उस चीज़ को हम अर्ध इतिहास, प्रोटो इतिहास में रखते हैं। इसी के साथ साथ में अगर हम बात करते हैं, जी अगर हम बात करते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता की, उसके साक्ष्य भी मिले हैं, लिखित रूप भी हैं, परंतु उनको पढ़ा जा चुका है। जो चीज़ साक्ष्य मिला है और लिखित रूप में अगर उनको पढ़ा जा चुका है तो वो ऐतिहासिक काल में आ जाएगी, परंतु अगर वो अभी तक पढ़ा नहीं गया तो वो अर्ध ऐतिहासिक काल में आएगी। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को अभी तक अर्ध ऐतिहासिक काल में रखा गया है। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल वो होता है जहाँ पे साक्ष्य तो मिले हैं, इतिहास में उसके प्रूफ तो मिले हैं, एविडेंस को मिले हैं, लेकिन वो लिखित रूप में भी हैं, उनको पढ़ा भी गया है। तो ऐसे काल जो लिखित रूप में है और उनको पढ़ा जा चुका है, जैसे अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में वैदिक सभ्यता है, वैदिक पीरियड है, उत्तर वैदिक काल है, तो ये पढ़ा जा चुका है। जो वो वैदिक सभ्यता में लिखित रूप में और उनको पढ़ा जा चुका है, तो इस वाले कंटेंट को हम रखते हैं ऐतिहासिक काल में। तो अब शायद आपको पता हो गया है कि अर्ध ऐतिहासिक कौन सा होता है और प्राक ऐतिहासिक कौन सा होता है और ऐतिहासिक काल होता है। अगर हम प्राक ऐतिहासिक की बात करते हैं तो प्रूफ तो मिले हैं इतिहास में, लेकिन कोई लिखित सोर्स नहीं मिला। अगर हम अर्ध ऐतिहासिक की बात करते हैं तो लिखित सोर्स भी है और प्रूफ भी है, लेकिन लिखित सोर्स को अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका, अभी तक पढ़ा नहीं गया। जैसे हड़प्पा सभ्यता, अगर हम ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो भाई प्रूफ एविडेंस तो है और लिखित सोर्स भी है, उन्हें पढ़ा भी जा चुका है। जैसे वैदिक काल हो गया, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करो मत करो, लेकिन यार कमेंट करके बता दो कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। बस ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट की वीडियो हो रहा है और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं पूर्व पाषाण काल की। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भाई प्राग ऐतिहासिक काल है, ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था, जो कि प्राग ऐतिहासिक काल है या पूर्व पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, जो कि 25 लाख से लेके 10,000 साल ईसा पूर्व की बात की गई है। अब हम इसी पूर्व पाषाण काल की बात करते हैं, इसको थोड़ा और अच्छी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। पूर्व पाषाण काल, जिसको पैलियोथिक एज या पैलियोथिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं, इस काल को पूर्व पाषाण काल के नाम से जाना जाता है, जिसका समय पीरियड था 25 लाख से लेके 10,000 वर्ष ईसा पूर्व के आसपास। इसको 3 भागों में बांटा गया, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, उत्तर पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल 25 लाख से लेके 1 लाख के समय को पूर्व पाषाण काल में रखा गया है। वो भाई क्यों रखा गया है? इस काल में जो आदि मानव होते थे, जो हमारे जो पूर्वज होते थे, वो शिकार तो करते थे, लेकिन उनके शिकार करने के लिए जो हथियारों का यूज होता था वो कुल्हाड़ी का यूज़ करते थे, विर्दनी का यूज़ करते थे, साथ के साथ गंडासे का भी यूज़ करते थे। जी हाँ, वो 3-4 प्रकार के औजारों का इस्तेमाल करते थे किसी वस्तु का, किसी भी चीज़ का शिकार करने के लिए। इसी के साथ साथ जब इन हथियारों में, जैसे कुल्हाड़ी होगी, विर्दनी होगी या फिर गंडासा हो गया, जब इनमें उन्होंने कुछ अपडेट करना शुरू करा, इन औजारों में इन्होंने चेंज करना शुरू करा, तो इस काल को हमने फिर मध्य पाषाण काल में रख दिया, जो कि 1 लाख वर्ष से लेके 40,000 वर्ष के बीच का जो समय था, 40,000 वर्ष ईसा पूर्व। अब ये जो, अब आप मुझे एक बात बताओ भाई, जो हथियार उस टाइम यहाँ पे यूज़ होते थे, क्या वो यहाँ यूज़ होने बंद हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अभी भी यहाँ पे
कुल्हाड़ी का और जो गंडासा होता है उपयोग होता होगा। जैसे आज के टाइम में आप सभी के पास स्मार्टफोन है, पर क्या आपके पास क्वाटी जो कीपैड वाला फ़ोन है क्या वो अब आने बंद हो गए हैं क्या? बिल्कुल नहीं, अभी भी कहीं ना कहीं उनका उपयोग होता होगा। तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि जो मध्य पाषाण काल है उसमें पूर्व पाषाण काल वाले जो औजार थे वो तो है ही है, साथ में उसमें अपडेटेड कर दिया गया। जैसे जो कुल्हाड़ी थी वो थोड़ी पहले शायद बड़ी होती होगी, ज़्यादा पैनी नहीं होती होगी, या जो कंडासा था वो ईजिली पकड़ने में नहीं आता होगा। अब उन्होंने इसमें कुछ चेंजेस करा होगा जो इस काल में भी यूज़ किया जाता है। इस काल के जो औजार हैं उनको फलक औजार या फलक सांस्कृतिक औजारों के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो गया, वेदनी या जो खुरचन वाले औजार हो गए, उस प्रकार के औजारों का इस काल में आविष्कार किया गया आदि मानवों के द्वारा। अब हम बात करते हैं उत्तर पूर्व पाषाण काल की। उत्तर पूर्व पाषाण काल जो कि 40,000 ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व का जो समय पीरियड है उसके बीच में आता है। यहाँ पे बात करते हैं यहाँ के जो औजार थे, भाई यहाँ पे इस वाली जो समय पीरियड के औजार तो मिलेगी। जैसे यहाँ के औजार यहाँ मिलते थे और यहाँ के औजार यहाँ तो है ही है, परंतु अब उनकी क्वांटिटी बहुत कम हो गई है। जैसे इनकी क्वांटिटी यहाँ पे काफ़ी कम हो गई और इनकी क्वांटिटी यहाँ पे काफ़ी कम होगी। अब इन्होंने जो खुरचन थे वो और थोड़े अपडेटेड करने शुरू हो गए, फलक जो प्रकार के औजार थे वो और थोड़े अच्छे करने शुरू हो गए। इसका तो यहाँ पे ये बताया हुआ है, इतिहासकारों ने औजारों को देखते हुए इस काल को 3 भागों में बांट दिया, जैसे पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और उत्तर पूर्व पाषाण काल। जी हाँ, अगर हम समय की बात करते हैं तो ये पूरा पूर्व पाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व के बीच में इन पूरे समय को रखा गया है। ठीक है भाई उस टाइम पे हमने देखा कि इनका समय पीरियड क्या था। इस पूरे काल को हम 3 या 4 चीज़ों में पढ़ेंगे कि भाई उस टाइम इनका समय क्या था, उस टाइम के लक्षण क्या थे, उस टाइम के जगह कौन से थे। अगर हम समय की बात करते तो हमें समय पता हो गया। अगर हम आदिवासी के लक्षणों की बात करते हैं, जो जैसे होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस थे, जो आदि मानव थे, तो उन आदि मानव के कुछ ना कुछ लक्षण तो होते ही होंगे। जब हम एक बालक को अलग अलग कैटेगरीज में रखते हैं तो उनके लक्षणों के आधार पर उनको रखते हैं। जैसे 0 से 2 साल का जो बच्चा होता है उसके जो लक्षण होते हैं वो अलग होते हैं। 2 साल से 6 साल का जो होता है उसके कुछ अलग होते हैं। 6 साल के से 12 साल का उसके कुछ अलग, और 12 साल से 18 का कुछ जो होता है उसके अलग होते हैं। अर्थात उनके सोचने का तरीका, उनके बोलने की प्रवृत्ति, उनके शरीर का आकार, जिस प्रकार से उनके शरीर में परिवर्तन आता है, उनके बोलने में परिवर्तन आता है, उसमें हम अलग अलग कैटेगरीज में रखते हैं। उसी प्रकार से इनके लक्षणों को देखते हुए, इनके औजारों को देखते हुए भी इतिहासकार इनको अलग अलग कैटेगरीज में रखते हैं। अगर हम लक्षण की बात करते हैं तो उस टाइम के जो आदि मानव थे भाई वो जिंदा रहने के लिए शिकार तो करते थे, ये तो हम सब भी जानते हैं। तो सबसे पहले वो शिकार करते थे, इसके साथ साथ वो खाद्य संग्रह भी करते थे। अर्थात कुछ शिकार, जो बड़े शिकार होते थे, उनको वो मार के कुछ उनका खाना, उनका जो मीट या फिर मांस था अपने साथ रख लेते थे, ताकि वो मतलब शाम को या अगले दिन उसका उपयोग कर सकें। इसके साथ साथ आखेटक मतलब शिकार करना ही होता है। और इस काल में पशुपालन नहीं होता था। जी हाँ, इस काल में पशुपालन नहीं होता था, वो मध्य पाषाण काल में आया है। इसी के साथ साथ इस काल में आदि मानव को आग का ज्ञान तो था, भाई उनको पता तो था कि आग होती है, लेकिन आग का उपयोग का ज्ञान नहीं था। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आदि मानव को आग का ज्ञान किस काल में था, तो भाई आदि मानव को पूर्व पाषाण काल में आग का ज्ञान था, लेकिन आग का उपयोग नहीं था। अब आप मुझे बताओगे भैया उनको आग का ज्ञान कैसे था। भाई आपने देखा होगा जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो जो जंगल होते हैं वहाँ पे आग लगनी शुरू हो जाती है हीट की वजह से। तो उस टाइम में भी जब कभी गर्मी हुई होगी तो कहीं ना कहीं आग लगनी शुरू हो गई होगी। तो उनको धातुओं का ज्ञान तो बिल्कुल भी नहीं था। जी हाँ, उनको आग पता था कि भाई आग होती है, लेकिन इसका उपयोग कैसे किया जाता है, इसको कैसे जलाया जाता है, इसका ज्ञान उनको नहीं था। अब हम बात करते हैं
इनके औजारों की। हमें यहाँ पे 4 चीज़ों की बात करनी है, उनके समय की, उनका समय पीरियड क्या था, उनका लक्षण क्या था कि भाई वो क्या करते थे, और उनके औजार किस प्रकार से थे, और उनके स्थल। अब हम औजारों की बात करते हैं। अगर हम औजारों की बात करते हैं तो औजारों में क्या था, उनके जो औजार थे वो स्टिफिक या फिर क्वार्टर जाइट के बने हुए होते थे। उनके औजारों में कुल्हाड़ी होती थी जिसको हैंडेक्स के नाम से जानते थे, गिरदरनी होती थी, उनके औजारों में गंडासा होता था। ये पूर्व पाषाण काल के औजार हैं, ये पूर्व मध्य पाषाण काल के औजार हैं, ये पूर्व उत्तर पाषाण काल के औजार हैं। इसमें फलक होते थे, वेदनी होती थी, खुरचन होती थी, इसी के साथ साथ शल्क होता था, फलक होता था, तक्षिणियाएँ होती थी, खुरचनें होती थी। ये औजारों के प्रकार हैं जो कि उस टाइम पे पूर्व पाषाण काल के जो औजार होते थे। अगर हम इनके स्थान की बात करें कि ये कहाँ कहाँ से पाए गए हैं, इनके स्थलों की बात करें, तो ये भारत में मद्रास में इनको देखा गया है। इस प्रकार के औजार भारत में मद्रास से मिले हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि भाई पूर्व पाषाण काल की सभ्यता वाले लोग या पूर्व पाषाण काल के लोग भारत में भी रहे हैं। जैसे मद्रास से हमें कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है, हैंडेक्स के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ साथ तमिलनाडु के क्षेत्र में भी ऐसे औजारों को देखा गया है। अगर हम बात करें नर्मदा घाटी जो कि एमपी जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे एक क्षेत्र है हथनोरा से सबसे पुरानी मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई है। इसके साथ साथ सबसे पहला जो कंकाल था वो भारत में हथनोरा से ही प्राप्त हुआ है। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं हैं जहाँ से चित्रकारी के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण और नवपाषाण तीनों युग के यहाँ पे चित्रकारी देखने को मिली है। अर्थात हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि मध्य पाषाण काल, जो पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण जो काल है, यहाँ पे वो एमपी में रहा होगा। अर्थात एमपी के एक क्षेत्र है नर्मदा घाटी, वहाँ पे हथनोरा है और भीमबेटका की गुफाएं। यहाँ पे तीनों पाषाण युगों के काल, तो मतलब तीनों पाषाण के अवशेष एविडेंस इस गुफाओं से मिले हैं। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पे पानी के सोर्सेज अवेलेबल है, जहाँ पे नदियाँ बहती हैं, जहाँ पे झरने होते हैं, तो आज जैसे मानव सभ्यता उसी स्थल पे फलती फूलती है, तो उस टाइम पे भी जो आदि मानव थे उसी स्थल पे रहना पसंद करते थे जहाँ पे कि मछली होती है, पानी होता है इजीली, जहाँ पे भरण पोषण की चीज़ें हैं। इसी के साथ साथ जो खालिस्तान है, या जो खालिस्तान वाला क्षेत्र, जो पंजाब वाला जो क्षेत्र है, जो आज पाकिस्तान में है, आज जो पाकिस्तान में जो पंजाब है, वहाँ पे सोहन नदी घाटी में भी हमें ऐसे औजार देखने को मिले हैं। उसी औजारों के कारण, उसी सोहन नदी के कारण इसको सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ साथ यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में एक क्षेत्र है मिर्जापुर। आप सभी इस क्षेत्र से काफ़ी वाकिफ होएंगे। तो वहाँ पे बेलन नदी घाटी है, वहाँ पे बेलन नदी के पास में ऐसे औजारों को देखा गया है। तो हम कह सकते हैं कि भारत में पूर्व पाषाण काल के अवशेष एविडेंस मिले हैं जो कि तमिलनाडु से, मद्रास से, मध्य प्रदेश से, यूपी से और पाकिस्तान के क्षेत्रों से मिले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। यार लाइक करो मत करो, सब्सक्राइब करो मत करो, लेकिन कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करते हैं। बस 2 मिनट, बस आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। इस चैप्टर को हम 2 भागों में लेके आने की कोशिश करेंगे ताकि आपका ये चैप्टर काफ़ी अच्छी तरह आपको पूरा समझ में आ गया। भाई इस वाले जो अभी चैप्टर में हमने, इस वाली वीडियो में हमने इस काल पे चर्चा करी है। अब आने वाली जो वीडियो होगी उस पे हम 3 काल पे चर्चा करेंगे कि भाई अर्ध ऐतिहासिक काल कौन सा और ऐतिहासिक काल कौन सा है। तो आपके लिए एक और खुशखबरी है, इस पूरी बुक के लिए हम 8 से 10 क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं और हमारे ये कोर्स परचेज करते हैं तो आपको इस पूरी बुक के 8 से 10 ऐसे ही इसी प्रकार से आपको PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर हमारा आप स्टैंडर्ड कोर्स परचेज करते हैं तो आपको इन नोट्स के साथ साथ इन पूरी वीडियोस की स्ट्रीमिंग भी दे दी जाएगी। आप चाहो तो वो पूरे 8 से 10 वीडियो देख सकते हो। ये वीडियो आने वाली जो कुछ वीडियो होएगी वो सिर्फ उन्हीं के लिए होएगी जो कि हमारे मेंबर
होने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ एडवांस कोर्स में क्या है कि आपको पीडीएफ नोट्स तो दिए जाएंगे, साथ के साथ आपको वीडियो का एक्सेस भी दिया जाएगा। साथ के साथ आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप हमसे अपने क्वेश्चन आंसरों को पूछ सकते हैं, आप हमसे कोई भी क्वायरीज ले सकते हैं एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। साथ के साथ आपको जिस टॉपिक के ऊपर जो समस्या आ रही है आप हमें बता सकते हैं, आपकी समस्या के ऊपर हम जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो लेके आ जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए अगली वीडियो तक हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।